नमस्कार साथियों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये यूडिटेरिया का कोचिंग का टेस्ट सीरीज है जो कि 69th बीपीएससी के लिए बनाया गया है। और ये टेस्ट नंबर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टेस्ट नंबर 10 हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग हिंदी मीडियम में कवर करेंगे, हिंदी मीडियम में, फिर उसके बाद हम लोग इंग्लिश मीडियम में कवर करेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल पर अगर इस टेस्ट की बात करें तो शायद टेस्ट नंबर 26 होगा, एक बार आप लोग कंफर्म हो लीजिएगा देख के। और इसमें जो प्ले लिस्ट दिया हुआ है उसमें 1 से 9 तक टेस्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उस पर और भी बहुत सारे कोचिंग का टेस्ट सीरीज है, तो जो लोग इच्छुक है प्ले लिस्ट में ज़रूर जाके देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हिंदी माध्यम में कवर करेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम में कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा जा रहा है ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था। स्टेटमेंट है, क्या हम दोनों एक देश में नहीं रह सकते हैं। डैश स्मरण रहे कि हिंदू और मुसलमान दो धार्मिक भिन्नताएं प्रकट करते हैं, अन्यथा सभी लोग, चाहे वो हिंदू अथवा मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, जो इस देश में रहते हैं, सभी इस मामले में एक ही राष्ट्र से संबंध रखते हैं। उपयुक्त में से कथन किसका है, किसके द्वारा ये कहा गया है। तो देखिए ये कहा गया है सर सैयद अहमद खां के द्वारा, ठीक है। और इसी के द्वारा आरंभिक काल में एक संयुक्त भारतीय राष्ट्र संघ एवं हिंदू मुस्लिम एकता के कट्टर समर्थक रहे थे। तो ये जो कहा गया था इनके द्वारा, ये 1884 के आसपास जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था, उसी टाइम में जब भाषण दिए थे तो वो स्टेटमेंट कहे थे। तो इसका सही आंसर हो गया सैयद अहमद खां के द्वारा कहा गया था। सही आंसर हो गया सी। 2 यहाँ पर कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये यहाँ पे खोजना है। यहाँ पर समाचार पत्र दिया हुआ है या उनके द्वारा लिखा गया कुछ भी, ऐसा मैगजीन या कुछ भी हो, और यहाँ पे संपादक या जो संस्थापक था उनका नाम दिया गया है, और इसमें खोजना है कौन सा सही नहीं है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं एक एक करके। तो पहला यहाँ पर दिया गया है, ये जो है कहानी का एक संग्रह है। पहला ए नंबर, सोजे वतन। तो देखिए सोजे वतन का जो प्रकाशन किया गया था ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा किया गया था, और ये किया गया था 1908 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे सोजे वतन का मतलब क्या होता है, तो सोजे वतन का मतलब होता है ये देश की भावना, मतलब देश में मातम, इस तरह का कुछ वर्ड होता है सोजे का मतलब। तो ये प्रकाशित किया गया था प्रेमचंद्र के द्वारा 1908 में। अब बाद में इस संग्रह को जो अंग्रेज सरकार थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और इनकी जितनी भी प्रतियां थी उसको जब्त कर ली गई थी, और बाद भविष्य में इस लेखन न करने की चेतावनी भी दी गई थी। तो याद रखिएगा सोजे वतन जो रचना है वो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की रचना है, 1908 में प्रकाशित किया गया था। और ये कह सकते हैं ये पहला कहानी का संग्रह प्रकाशित किया गया था प्रेमचंद के द्वारा। दूसरा नंबर है इंडियन स्ट्रगल। ये इंडियन स्ट्रगल है, ये सुभाष चंद्र जी बोस के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसमें बेसिकली आपको 1920 से लेके 1940 का इतिहास आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये लिखा गया था किसके द्वारा, सुभाष चंद्र जी बोस के द्वारा। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है यहाँ पर फ्री हिंदुस्तान, ये किसके द्वारा किया गया था, इसके संपादक या संस्थापक कौन थे, तो ये थे तारकनाथ दास, ठीक है। ये बेसिकली यूएसए में रहे थे और लास्ट तक ये यूएसए में ही रहे थे। तारकनाथ दास या तारकनाथ दास भी कहा इसको जाता है। यह एक ब्रिटिश विरोधी भारतीय बंगाली क्रांतिकारी थे, और ये जो है यूएसए में इनका देहांत भी हो गया था। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे इसमें क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। इसमें कहा जा रहा है प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी। तो अकाल आयोग का जो सिफारिश की गई थी ये स्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। ये 1880 के टाइम का बात है, जब 1883 के टाइम में क्या हुआ था, अकाल संहिता बनाई गई थी। उसी के द्वारा कहा गया था कि हर एक प्रांत में एक अकाल आयोग का गठन होना चाहिए। तो ये स्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। तो 3 का सही आंसर क्या हो गया, स्ट्रेची आयोग, सी सही आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर कहा जा रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो दूसरा अधिवेशन की बात हो रही है। तो दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया था 28 दिसंबर 1886 को, ठीक है। और ये कहाँ पर, कलकत्ता में आयोजित किया गया था, और इसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इसमें जो है 436 व्यक्ति सम्मिलित हुए थे, मतलब प्रतिनिधि के तौर पर।
तो ये याद रखना है आप लोग को। अब कमेंट बॉक्स में ये बताइए, जब पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का तो उसमें कितने लोग जो है पार्टिसिपेट किए थे, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। अब पहला अधिवेशन हुआ था, सभी को पता होगा, बम्बई में हुआ था। और इसका आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, तीसरा चौथा जो अधिवेशन हुआ था BCMA मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, बक, ठीक है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, ठीक है। तो ये शुरू का जो है 6 अधिवेशन है, ये हुआ था इसी सीक्वेंस में। तो दूसरा अधिवेशन हुआ था कहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पे कहाँ पे, कलकत्ता में हुआ था। तो कलकत्ता इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है वंडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि वंडीवास की जो लड़ाई हुई थी वो किसके किसके बीच हुई थी। तो 22 जनवरी 1760 को ये लड़ाई लड़ा गया था, ये डेट आप याद रखिएगा, 22 जनवरी 1760 को ये लड़ाई लड़ा गया था। वंडीवास का लड़ाई अंग्रेज सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया था आयरक्यूट के नेतृत्व में, और फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व किए थे वो जॉन डी लाली के नेतृत्व में किया गया था। और इस युद्ध में जो है फ्रांसीसी की पराजय हुई थी, और यहीं से फ्रांसीसी क्या हुए थे, डिक्लाइन हुए थे। तो इसका सही आंसर हो गया सी, सर आयरक्यूट अंग्रेज का नेतृत्व किए थे, अंग्रेज सैनिक का, और उसका फ्रांसीसी सैनिक का किया था जॉन डी लाली के द्वारा। तो 5 का सही आंसर सी हो गया। 6, और इसमें कहा जा रहा है उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए शाह आलम का द्वितीय जो कार्यकाल था वो 1759 से लेकर 1806 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। तो सही आंसर क्या हो गया इसका, अली गौहर, ये इसका सही आंसर हो गया। और अगर इसमें हम और आगे बात करें तो पटना में 22 दिसंबर 1759 को अपने पिता की हत्या के बाद खुद को बादशाह घोषित किया था। अहमद शाह अब्दाली के जो आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो अराजकता फैली थी इसके राज में, उसके कारण 12 वर्षों तक शाह आलम द्वितीय दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सका था। तो ये याद रखना है, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम था अली गौहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन के गठन का उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका जो गठन हुआ था सैयद अहमद खां के द्वारा 1888 ईस्वी में कांग्रेस के विरोध करने के लिए बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से या यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किया गया था बेसिकली। तो कांग्रेस का विरोध करना इसका मेन काम था। तो 7 का सही आंसर हो गया सी। इसने भारत के विभाजन संबंधी बाल्कन प्लान का शाखा तैयार किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। और इसमें था कि 24 मार्च से लेकर 6 मई 1947 के बीच जो भारतीय नेताओं के साथ वार्ता के बाद तय किया गया था कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा जो है अव्यवहारिक हो चुकी है, तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई। इस योजना का गुप्त नाम दिया गया बाल्कन प्लान रखा गया, और उसी के चलते मतलब उसी प्लान के चलते जो है विभाजन हुआ। तो ये किसका दिया गया था, तो बाल्कन प्लान के जो शाख तैयार किया गया था वो किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। तो 8 का सही आंसर हो गया बी। नंबर 9 है, इसमें कहा जा रहा है फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए फ्रेजर जो एंड्रयूज फ्रेजर है, इसके नेतृत्व में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई थी लॉर्ड कर्जन के टाइम में, और ये टाइम रहा था कब, 1902 का, ठीक है, 1902 का था। इसका संबंध किससे हो गया, पुलिस सुधार से इसका संबंध है फ्रेजर आयोग का। तो 9 का सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है 10 नंबर में निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंडा जनजाति की खुटकट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान दिया गया था। ये कब दिया गया था, तो देखिए बिरसा मुंडा का आंदोलन 1899 से 1900 के आसपास चला था। यह एक जनजातीय विद्रोह था। इसमें सबसे संगठित एवं विस्तृत विद्रोह माना जाता है इसको हिस्ट्री में। इसकी समाप्ति के बाद 1903 ईस्वी में मुंडा जनजाति की जो खुटकट्टी व्यवस्था थी उसको ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ था। और इसके पश्चात 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ, जिसके संयुक्त काश्तकारी अधिकारों को मान्यता दी गई थी। तो इसके द्वारा जो ये खुटकट्टी व्यवस्था है ये 1903 ईस्वी में दिया गया था मान्यता ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 10 का सी। नंबर 11 है, महिलाओं के लिए शारदा सदन एवं मुक्ति सदन की स्थापना किसने की थी।
तो देखिए इसमें जो है पुणे में पंडित रामाबाई के द्वारा आर्य महिला समाज 1881 में इसकी स्थापना की गई थी और 1899 में उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और ये जो है जो निराश्रित महिला है उसके लिए आश्रय हेतु उस मुक्ति सदन की स्थापना की गई थी। तो बेसिकली ये पंडित रामाबाई के द्वारा किया गया था। तो इसमें पंडित रामाबाई कहीं नहीं है, तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। 12 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग के समय घटित हुई थी। तो देखिए वारेन हेस्टिंग की जो घटना घटित थी, वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल रहा था 1773 से 1785 ईस्वी तक बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनने का इसको सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसमें जितने भी घटना आप देख रहे हैं, इसमें से जो है जितने भी घटना देख रहे हैं ये सारे रीजन 1773 से लेके 1785 के बीच में आता है। जैसे अगर बात करें कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही किया गया था जब पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो ये भी सही है। दूसरा है यहाँ पर बी मंगलोर की संधि हुई थी 1784 में, ये भी वारेन हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। तीसरा है पिट्स इंडिया एक्ट पारित होना, ये 1784 में पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किस जगह कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था। तो कहाँ पर नहीं किया गया था, देखिए जुलाई 1937 में चुनाव के बाद कांग्रेस ने 6 प्रांत कौन है, मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार एवं संयुक्त प्रांत में सरकार का गठन किया था। उसके बाद जो पश्चिमोत्तर प्रांत है असम में भी कांग्रेस ने अपनी मंत्रिमंडल का स्थापना किया था। बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था। तो याद रखिए ये जो है बंगाल में नहीं किया गया था कांग्रेसी सरकार का। सही आंसर हो गया 13 का सी। बंगाल में जो हुआ था ये गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था फजलुल हक के नेतृत्व में। तो सही आंसर हो गया 13 का सी। और है 14, इसमें कहा जा रहा है शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। गांधी जी ने उपयुक्त कथन कब कहा था। ये कथन कहा गया था गांधी जी के द्वारा, कब कहा गया था ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान जब दांडी ग्राम पहुँचते थे 5 अप्रैल 1930 को, तो विदेशी पत्रकार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, ठीक है। तो उस टाइम में कौन सा चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 ईस्वी के बीच में गांधी जी के द्वारा ये चलाया गया था। और 1930 में ये कहा गया था शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। तो ये कहा गया था 1930 के आसपास। सही आंसर हो गया 14 का बी। 15 नंबर क्वेश्चन है सेडिशन कमेटी का संबंध निम्न में से किससे है। तो देखिए 1917 में भारतीय क्रांतिकारियों पर जो लगाम लगाने के लिए सेडिशन राज्य विद्रोह कमेटी की सिफारिश की गई थी, जिसको रॉलेट एक्ट चलाया गया था उस टाइम में, इसके अध्यक्ष सिडनी रॉलेट थे। तो ये संबंधित किससे है, तो ये है रॉलेट एक्ट से संबंधित है। और जो इसका नाम ही था पूरा जो एक्ट लाया था उसके अध्यक्ष थे रॉलेट एक्ट के सिडनी रॉलेट, इसी के नाम पर रखा गया था इस कमेटी का नाम। तो 15 का सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस शायर ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी। देखिए इसमें कोई भी जो है कंफ्यूज होके मोहम्मद इकबाल मार देगा, लेकिन मोहम्मद इकबाल इसका आंसर नहीं है। ये जो लिखा गया था, ये शायरी जो किया था, ये कहा गया था एक कवि थे जिसका नाम था फायज अहमद फायज ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी। तो इसका सही आंसर हो गया क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मोहम्मद इकबाल भी इसी तरह का कविता लिखते थे। सुबह आज़ादी जो है ये फायज अहमद फायज के द्वारा लिखी गई कविता है। तो सही आंसर हो गया 16 का डी। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग सुमेलित है, मतलब सही सुमेलित है, ये बताना है। तो देखिए पहला है, इसमें कहा गया पहला कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में लाया गया था, बिल्कुल सही। इसका ईयर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सहायक संधि कब लागू किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में लाया गया था और राज हड़प्पन नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय निम्न में से किससे संबंधित रहे थे। तो देखिए लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी तथा शेर पंजाब के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इस संबंध में आर्य समाज तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों से थे, ये आर्य समाज से भी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों से ये संबंधित थे।
और इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध जब किए थे 1928 में, तो उसी टाइम में कमीशन को, जो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी दिया गया था, और वहीं पर इनका जब लाठी से इनको प्रहार किए थे तो उन्हीं में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आर्य समाज दोनों से संबंधित है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से कौन संबंधित है? तो ये है जिसको पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है महात्मा गांधी को, वो संबंधित है। तो ये ए और बी दोनों से संबंधित है। तो सही आंसर हो गया डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 19 है, इसमें कहा जा रहा है कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए उस टाइम में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे। उन्होंने ही 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। इसमें अल्पसंख्यकों को दायरा बढ़ाकर उन्हें पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया था। मतलब इनका मेन था कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, जिस कारण महात्मा गांधी ने इसका जमकर विरोध भी किया था। तो इसका सही आंसर हो गया सी, कम्युनल अवार्ड क्या किसने प्रस्तुत किया गया था? लॉर्ड मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सही आंसर हो गया 19 को सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी का गठन किया था? तो देखिए ये किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, और उनके छोटे भाई थे एक जिनका नाम था गणेश दामोदर सावरकर। इसका बेसिकली कब किया गया था? तो ये किया गया था 1899 में एक गुप्त जो है सभा का, मित्र मेला का गठन किया था, गुप्त सभा था ये। आगे चलकर 1904 में इसका नाम चेंज हो जाता है। 1904 में बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी का गठन करता है, इसी का नाम बेसिकली ये चेंज हो जाता है। तो इसका सही आंसर कौन हो गया? सही आंसर हो गया सी, वी.डी. सावरकर के द्वारा ये गठन किया गया था 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी। ये बेसिकली एक क्रांतिकारी संगठन था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर है 21, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मुख्य रूप से आर्थिक संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को बताया? ये किसके द्वारा बताया गया है? तो देखिए मौर्य साम्राज्य के पतन से संबंधित बहुत सारे इतिहासकार अपने अपने मत दिए हैं, जिसमें जो है डी.डी. कोसंबी है, ये संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था का कारण दिए हैं। ठीक है, और यही यहाँ पे पूछा भी जा रहा, तो इसका सही आंसर हो गया आपका ए, डी.डी. कोसंबी। और अगर हम लोग बात करें रोमिला थापर, इन्होंने केंद्रीय प्रशासन अधिकारी तंत्र के द्वारा ये मतलब कारण बताया कि केंद्रीय प्रशासन जो कमज़ोर हो गई थी, जिसके चलते मौर्य साम्राज्य का जो है विघटित हो गया। उसके बाद अगर हम लोग हरिप्रसाद शास्त्री की बात करें, तो इसका कहा गया है कि ब्राह्मण विरोधी की नीति के कारण जो है मौर्य साम्राज्य का गठन जो है विनाश हो गया। ये हो गया। डी.एन. झा भी एक इतिहासकार है, इनके द्वारा कहा गया है कि कमज़ोर उत्तराधिकारी जो अशोक के बाद जो कमज़ोर उत्तराधिकारी आए, जिसके चलते मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे क्या हो गया, विघटन हो गए। ये अलग अलग जो है अलग अलग अपना अपना कारण बताए कि कैसे मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हुआ। बाकी अगर हम लोग बात करें आर्थिक संकट के कारण या संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के कारण मौर्य समाज का विघटन हुआ, तो ये कहा गया था डी.डी. कोसंबी के द्वारा। तो सही आंसर हो गया ए। 22, इसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सैनिक की सबसे छोटी इकाई थी? तो देखिए दिल्ली सल्तनत के सैन्य जो है सैन्य का जो सैनिक थे उसका वर्गीकरण किया गया था। सबसे छोटी इकाई जो कहा जाता था सख खेल कहा जाता था, जो सबसे ये सखेल जो थे ये सबसे आपके एक सेकेंड सरखेल जो है ये सबसे छोटी इकाई हुआ करता था। तो सही हो मतलब इसमें क्या होता था, तो सरखेल में 10 घुड़सवारों के एक टुकड़ी का प्रधान हुआ करता था, जिसको कहा जाता जैसे कि 10 घुड़सवारी है उसका एक प्रधान नियुक्त किया जाएगा, उसको कहा जाता था सरखेल। ठीक, इसका आंसर तो 22 का आपका सी हो गया। तो सबसे छोटी इकाई इसी को माना जाता था। उसके बाद 10 से ज़्यादा अगर हो, जैसे 100 घुड़सवार हो, उसका एक प्रधान हुआ करता था, उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था सिपल सार कहा जाता था, ऐसे कुछ नाम था एक बार, ये जो नाम है। ठीक है, बी नंबर में ये जो है 100 घुड़सवारों का हेड हुआ करता था। उसके बाद जैसे अमीर यहाँ पर है, अमीर कितने को हुआ करता था, यहाँ एक बार लिख देते हैं। यहाँ पे 10 घुड़सवार है तो उसको कहा जाता था सरखेल। अगर 100 घुड़सवार का एक प्रधान है तो उसको कहा जाता है सिपहल लार को, ऐसे एक बार देख लीजिएगा आप लोग, प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। उसके अमीर किसको कहा जाता था, तो 1000 घुड़सवार है उसके एक हेड हुआ करता था, उसको कहा जाता था अमीर कहा जाता था।
ठीक है। इसके अलावा भी बहुत होते थे, जैसे अगर मलिक की बात करें तो मलिक कहा जाता था अगर 10,000 घोड़सवार का एक प्रधान है, 10,000 घोड़सवार है तो उसके एक प्रधान हुआ करता था, इसको कहा जाता था मलिक, ठीक है। उसके बाद अगर 1,00,000 घोड़सवार है उसका एक हेड होता था, उसको कहा जाता था खान। तो इस तरह से वर्गीकृत किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था। तो देखिए 1545 ईस्वी में शेरशाह ने कलिंजर पर अपना अंतिम सैन्य अभ्यास किया था और यहाँ तक कि वहाँ के शासक जो हुआ करते थे कीरत सिंह था। इस अभियान में शेरशाह की मृत्यु भी हो जाती है। तो सही आंसर कौन सा हो गया, सही आंसर हो गया 23 का सी, कलिंजार का युद्ध सबसे लास्ट युद्ध था शेरशाह का और उनके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर है 24, इसमें कहा जा रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टाका एवं तांबे का जिटल नामक सिक्का प्रारंभ किया था। तो ये थे कौन, इल्तुतमिश ऐसा पहला तुर्क शासन था जिन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे और सल्तनत युग में 2 महत्वपूर्ण सिक्के थे, एक चांदी का एक टाका का, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, एक जिटल कहा जाता था, जो चांदी का था उसको जीतल कहा जाता था और टांका, मतलब ये समझिए ना कि टांका और तांबे का जो है तांबे का जिटल चलाया था ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। तो सही आंसर आपका हो गया 24 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो देखिए ये जो है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बंगौर में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य भी मिले हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो सही आंसर कौन सा हो गया, ये है बागौर। ये कहाँ पर है, तो ये है राजस्थान में। इसके अलावा अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में भी मिला है। तो 25 का सही आंसर हो गया सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 26 नंबर, इसमें है 26 नंबर में है किसी व्यक्ति के बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का को क्या कहा जाता था। तो ये क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था उपसंपदा कहा जाता था। तो सही आंसर इसका हो गया सी, उपसंपदा, ठीक है। संघ में प्रविष्ट होना कहा जाता था, उपसंपदा कहा जाता था। एक वर्ड हुआ करता था क्या, परवन। ये क्या है, भिक्षुकों द्वारा अपराध जो स्वीकार करते थे और उसके बाद जो बौद्ध संगति में प्रवेश करते थे उसको कहा जाता था, परवन कहा जाता था। एक होता था नंती, इसको संघ की सभा का प्रस्ताव जो रखते थे उसको कहा जाता था। और एक हुआ करता था जो प्रस्ताव को पाठ करते थे उसको कहा जाता था अनुसावन कहा जाता था। तो ये याद रखिएगा, किसी व्यक्ति के बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था, उपसंपदा कहा जाता था। तो सही आंसर हो गया 26 का सी। 27 नंबर, इसमें कहा जा रहा कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत कब की थी। तो ये किया गया था कब, 78 ईस्वी में किया गया था। सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वाजिर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। तो ये किसको नहीं, देखिए ये जो है शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में जो प्रवेश जो है दाखिल होने नहीं दिया था। तो सही आंसर हो गया इसका सी, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो इनके पिता जो है आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय शाह आलम द्वितीय जो है जिसको कहा जाता था अली गौहर, ये बिहार में था। और दरबारी गुटबाजी के कारण जो है गाजीउद्दीन के कारण शाह आलम द्वितीय जो है अपना राज्याभिषेक भी पटना में ही करवाया था। 1765 से 1772 ईस्वी तक अंग्रेज़ों के संरक्षण में इलाहाबाद में ये रहा। और इसी टाइम में जब 1764 का युद्ध हुआ था तो इसी के साथ शाह आलम द्वितीय के साथ ही अंग्रेज ने क्या किए थे, इलाहाबाद की संधि साइन किए थे, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा हो गया 28 का सी, शाह आलम द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, इसमें कहा जा रहा है स्वप्नवास वदत्ता नामक रचना के लेखक कौन है। तो देखिए ये रचना है महाकवि वास के द्वारा लिखा गया है। और इस कब लिखा गया था, और देखिए ये जो है अगर बात करें तो इस नाटक जो है मतलब आप इसका एक सेकेंड, हाँ चलिए, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, महाकवि वास के द्वारा लिखा गया। तो जो इसमें से ऑप्शन तो है नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। महाकवि वास के द्वारा ये लिखा गया है। और ये जो है अभी हाल में 1909 ईस्वी के आसपास जो है टी गणपति शास्त्री के द्वारा ये ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त हुआ, वहाँ के जो लाइब्रेरी था वहाँ से प्राप्त हुआ ये रचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस पशु का
आंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहर पर मिलता है। तो देखिए इसमें से किसका, हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो इसमें सर्वोत्तम कलाकृति की मुहर वहाँ से प्राप्त हुआ, जो कि खेलखड़ी की बनी होती थी। इस मुहर पर लघु लेखों के साथ साथ एक श्रृंगार जो है श्रीनी बैल, जो सिंह जिसका था उसको कहा जाता है श्रीनी बैल, उस बैल का मिला, भैंस का मिला, बाघ का मिला एवं हाथी का चित्र वहाँ से मिला। तो इसमें जितने आप देख रहे हैं सारे मिला। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, डी इसका सही आंसर हो गया 30 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, केंद्र राज्य संबंध को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है। तो देखिए इसमें से जो भी ऑप्शन है कोई भी सही नहीं है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका डिटेल आप लोग खोजिएगा, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ढंग से दिया नहीं है तो इसीलिए हम बता नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण युवाओं को रोजगार देता है। तो देखिए जिला उद्योग केंद्र जो है जिला स्तर पर लोगों का उत्थान के लिए सरकारी योजना को लागू करने का जिम्मेदारी होती है इन पर। सरकार द्वारा अपने लोगों को उत्थान के लिए कई योजना शुरू की गई है। जैसे अगर बात करें हम लोग प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करें, ठीक है, तो ये जो है ये है क्या, ये भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से शहरी और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का अवसर पैदा करने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा हो गया आपका, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना सही आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण युवाओं को रोजगार देता है। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत क्या करती है, युवाओं को रोजगार दिया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो KVIC मतलब खादी और ग्राम उद्योग की बात होती है, और जिला उद्योग केंद्र का जो कार्यान्वित करते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 33 इसमें कहा जा रहा है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए बजट में बेसिकली ये पेश किया जाता है, यदि सदस्य सरकार की जो नीतियों से संतुष्ट नहीं है और बजट में मंत्रालय को दिए जा रहे अनुदान से किसी प्रकार असंतुष्ट है तो यह प्रस्ताव सदन में पेश किया जाता है। यह प्रस्ताव विपक्षी पार्टी की ओर से सदन में रखा जाता है, जिसको कहा जाता है बजट प्रस्ताव में खर्च में कमी का प्रभाव प्रस्तुत करना। ठीक है, तो कटौती प्रस्ताव इसी को कहा जाता है। इसका उद्देश्य बेसिकली क्या है, बजट प्रस्तावों में खर्च के कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। तो सही आंसर हो गया 33 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, इसमें कहा जा रहा है सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो देखिए सरपंच जो है अपना त्यागपत्र जो है समिति के विकास अधिकारी को ये दिया जाता है। ठीक, पंचायत समिति के जो विकास अधिकारी है उसको दिया जाता है। पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सरपंच अपना त्यागपत्र दे सकता है। पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसे सरपंच कहा जाता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है, ये जो सरपंच है इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और ये प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो सही आंसर इसका हो गया ए, पंचायत समिति के विकास अधिकारी को अपना जो है त्यागपत्र देंगे। सही आंसर हो गया 34 का ए। क्वेश्चन नंबर है 35, इसमें कहा जा रहा है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो पंचायत समिति क्या है, ये प्रशासनिक प्राधिकरण है। सही आंसर हो गया 35 का बी, ये क्या है, प्रशासनिक प्राधिकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष थे MN वेंकट चलैया, इसके अध्यक्ष थे। सही आंसर हो गया 36 का ए। ठीक है, ये क्यों किया गया था, देखिए संविधान के पुनरीक्षण के लिए आयोग की गठित किया गया था 22 फरवरी 2000 को, और इसके जो वेंकट चलैया की अध्यक्षता में किया गया था। ये केंद्र सरकार द्वारा ये जो समिति बनाया गया था। इसका कार्य जो है संविधान के विगत 50 वर्षों में जो कार्य की समीक्षा करना और आज के समय में उनकी प्रभावशीलता का आकलन करना। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जो है 2002 में पेश किया था, यानी सबमिट किया था रिपोर्ट। तो सही आंसर हो गया इसका ए। 37, इसमें कहा जा रहा है 37 में भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है। तो देखिए ये जो होता है मंत्रिमंडल सचिव कहा जाता है इसको।
भारत सरकार के सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। वो मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होता है। वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। तो सही आंसर कौन सा हो गया? मंत्रिमंडल सचिव। सही आंसर हो गया इसका सी, 37 का। 38 नंबर, इसमें कहा जा रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेय की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो देखिए, इसमें जो संविधान के अनुच्छेद 110 में उपबंधों के तहत टैक्स लगाना समाप्त करना, उसके विनिमय में जो प्रत्यावर्तन करना, धन की उधारी का विनिमय करना, भारत की संचित निधि से धन का जो है निकालना, किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय घोषित करना, इन सभी को धन विधेय के परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये क्या होगा? एक से अधिक। जैसे देखें यहाँ पे पहला है टैक्स लगाना या टैक्स समाप्त करना, ठीक है, ये भी होगा। धन की उधारी का विनिमय करना या भारत की संचित निधि से धन को निकालना, ये सारे जो है किससे संबंधित है? इस सब को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में, जो कि मनी बिल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 39 नंबर, इसमें कहा जा रहा प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य होता है? तो देखिए, नवनिर्वाचित सदन जब लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुनाव से पूर्व सदन के समांतर वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि जो नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाता, बस यही इसका काम होता है। तो ये क्या हो गया? 39 का सी हो गया, सदस्यों को शपथ दिलाना ये काम होता है प्रोटेम स्पीकर को। और जब ये हो जाता है तब ये क्या हो जाता है? ये पद से इसको हटा दिया जाता है। तो सही आंसर हो गया इसका कौन सा? बी। क्वेश्चन नंबर है 40, इसमें कहा जा रहा लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो देखिए, लोकसभा के जो अध्यक्ष को हटाया जाता है वो अनुच्छेद 94 के तहत हटाया जाता है। इसके अनुसार लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्य के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा संकल्प तब प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित जो है सूचना उसको दे दी गई हो। तो सही आंसर क्या हो गया उसका? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, बशर्ते इसको 14 दिन पूर्व इसको सूचित करना आवश्यक है। तो सही आंसर हो गया इसका बी, 40 का बी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो देखिए, ये जो था पीएम संगमा, जो वर्ष 1995 में प्रथम जनजातीय लोक केंद्रीय मंत्री बने थे। वर्ष 1996 में लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष भी बने थे। तो देखिए, इसमें तो है नहीं कहीं पीएम संगमा, तो क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42, इसमें कहा जा रहा संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकरण के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता और न ही एकत्रित किया जा सकता है? ये किस संविधान में, किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही जो है अध्यारोपित किया जा सकता है या लगाया जा सकता है या उसको ओसला जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो सही आंसर कौन सा हो गया? अनुच्छेद 265। सही आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर है 43 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन चूज करना है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह जो है ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो इसमें जो है देखिए, पहला स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो पहला स्टेटमेंट इसका जो है सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है इसका? सही है, बिल्कुल सही है, 35 वर्ष होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते हैं? नहीं, ये भी क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही द्वारा किया जाता है। तो हमको असत्य कथन चूज करना था, तो असत्य कथन कौन सा हो गया? सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 44, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? इसमें से कौन कौन से ऐसे जो भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए, इसमें हम लोग पहले समझ लेते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो वर्ष 1979 से 84 के मध्य, तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से लेकर 1992 के मध्य भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। ठीक है,
तो ये हो गया मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो गया, और दूसरा कौन हो गया आपका शंकर दयाल शर्मा। ये दोनों जो है उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। ये नीलम संजीवनी रेड्डी राष्ट्रपति बने थे लेकिन निर्विरोध बने थे। ये फारूक अली अहमद ये भी बने थे, मतलब सीधे रूप से राष्ट्रपति चुने गए थे। तो इसका सही आंसर हो गया ए, कि राष्ट्रपति बनने से पहले मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा दोनों जो है उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। 44 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है, जो गलत है उसको चूज करना हम लोग को। तो गलत कौन है हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है राजद्रोह जो है सभा को रोकने के लिए अधिनियम 1908 में आया था, ये जो कथन है ये गलत है। ये 1908 में नहीं आया था, ये लाया था कब 1907 में। तो ये गलत है, बाकी सब सही है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें बी का, तो ये क्या है भारतीय फौजदारी कानून का संशोधन किया गया था 1908 में, बिल्कुल सही है। समाचार पत्र अधिनियम आया था 1908 में, ये भी सही है। लेकिन ये जो है ए नंबर ये गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कृष्णा नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है। तो देखिए कृष्णा नदी जो है महाबालेश्वर के निकट से निकलती है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरे सबसे नदी मानी जाती है गोदावरी के बाद। और इसके सहायक नदी है, अगर सहायक नदी की बात करें हम लोग तो पहला सहायक नदी पंचगंगा या इसको पेंचगंगा के नाम से भी जानते हैं, घाट प्रवाह है, ठीक है, कोयना रिवर है, ये तीनों है। इसके अलावा भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, दूधगंगा, ये सारे जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर हो गया क्या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर है 47 और इसमें क्या कहा जा रहा सोनकोट्टा दर्रा निम्न में से किसे जोड़ता है। तो देखिए सोनकट्टा दर्रा जो है ये तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है। तो ये इसका सही आंसर हो गया ए, तिरुवनंतपुरम और मदुरै। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है थालघाट दर्रा है, ये मुंबई नागपुर को कनेक्ट करता है और कोलकाता रेल मार्ग जो सड़क मार्ग से गुजरती जो ये थालघाट दर्रा से। उसका पालघाट दर्रा की बात करें तो ये कालीकट, कोयम्बटूर, कोच्चि जो रेल है ये पालघाट दर्रा पर है। उसका भोर घाट है, ये मुंबई पुणे को कनेक्ट करता है, ठीक। तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी तटीय स्थल कृति नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सा है, ये डोलाइन जो है ये जो है तटीय स्थल कृति नहीं है। बाकी ये पुलिन, स्टैक और टोबोलो जो है ये है तटीय स्थल कृति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 49 नंबर क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए गद्दी जनजाति जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। सही आंसर हो गया 39 का सी, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद थारू जनजाति का संबंध बोले तो ये उत्तर प्रदेश में। मुंडा जनजाति झारखंड राज्य से संबंधित है। भील जनजाति राजस्थान से। जरवा जनजाति अंडमान निकोबार से। भूटिया जनजाति सिक्किम से। और भोटिया जनजाति उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। और एक और जनजाति है जो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी न्यूज़ में भी था, जिसका नाम है हाजोंग। यह है उत्तर भारत और बांग्लादेश जो है उसके सीमा जो है उपद्वीप है, उसके एक आदिवासी रहते हैं, उस ट्राइब का नाम है होजोंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कपास के उत्पादन के लिए कौन सा आदर्श स्थिति है। तो देखिए इसमें जो दिया गया हुआ सारे कथन इसमें सही है। जैसे कपास उत्पादन के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। गुजरात और महाराष्ट्र मुख्य रूप से जो है उपयुक्त राज्य है ये कॉटन उत्पादन के लिए, कपास उत्पादन के लिए, ये भी सही है। काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होता है, काली मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर और इसमें कहा जा रहा है 51 नंबर क्वेश्चन में भारत में पाए जाने वाली कोनधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है। तो देखिए भारत में जो कोनधारी वन है वो 2500 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और ये जो है अगर बात करें कहाँ पर है तो ये देखिए सदाबहार पतझर वन जो कितने ऊंचाई पर, लगभग 1500 मीटर ऊंचाई पर ये पाई जाती है। फिलहाल इसका अगर कोनधारी वन की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना, ये 2500 से लेकर 4500 मीटर के बीच ऊंचाई पर ये पाई जाती है। इसका सही आंसर हो गया बी।
उसके बाद अगर हम लोग बात करें सदाबहार वन कहाँ पे पाया जाता है, तो ये 1500 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाएगा। उसके बाद कोनधारी वन तो देख ही लिए थे हम लोग। ये टुंड्रा वन की बात करें तो ये 4500 से लेकर 4800 की मीटर की ऊंचाई पर ये वन पाया जाता है। 41 का सही आंसर हो गया। कोनधारी वन 2500 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। हम लोग आगे है क्वेश्चन नंबर 52। सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से कौन से हैं? तो देखिए सक्रिय ज्वालामुखी जो पहला है यहाँ किलाउ। किलाउ कहाँ पर? ये हवाई द्वीप अमेरिका में है और ये क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो पहला है। उसके बाद बैरन आइलैंड की बात करिए, अंडमान निकोबार अपने भारत में है, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो पहला दूसरा भी हो गया। उसके बाद कोटापेक्सी, ये कहाँ पर है? इक्वाडोर में है और ये कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में है, तो ये कोटापेक्सी भी, ये सारे जो है ये है सक्रिय ज्वालामुखी। इसका सही आंसर हो गया आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से अमरकंटक किन नदियों का उद्गम स्थल है? तो देखिए इसमें से जो है अमरकंटक से कौन नदी निकलती है? सोन नदी निकलती है, जो आगे जाके कहाँ मिल जाती है? तो ये मिल जाएगी गंगा में। ठीक है। नर्मदा ये कहाँ पर जाके मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको अरब सागर में। तो ये दोनों नदी जो है ए और सी, ये अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, तो सही आंसर हो गया इसका उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 54 है। इसमें कहा जा रहा है निम्न में से गन्ना अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? तो देखिए ये गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है भारत के जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है और वर्ष 1952 में ये जो है स्थापित किया गया था, तो सही आंसर हो गया इसका सी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर है 55। कोंकण में अप्रैल मई के महीने में होने वाली शाम की बारिश को क्या कहा जाता है? तो कोंकण एक तट है जो आप लोग को पता होगा, आप लोग को पता होगा ये वाला तट को कोंकण कहा जाता है। तो इसमें जो शाम की बारिश होती है उसको क्या कहा जाता है? तो आम की बौछार कहा जाता है, या मैंगो शावर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो 55 का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर है 56। इसमें कहा जा रहा है निम्न में से बिहार राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित रहती है? तो देखिए सभी को पता है अनुच्छेद जो है 154 में उल्लेखित किया गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के अंदर जो है राज्यपाल में निहित होगी, तो सही आंसर है 56 का हो गया डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा शहर एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो ये कौन सा है? तो बिहार का मोतिहारी सबसे प्रदूषित शहर में से एक है और इस शहर की वायु जो है गुणवत्ता सूचकांक की अगर बात करें, एयर क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर है 57। इसमें कहा जा रहा है बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा शहर एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो देखिए बिहार का मोतिहारी शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। इस शहर की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये जो है 400 के पार है, तो सबसे एयर क्वालिटी इंडेक्स सब खराब कहाँ कर है? तो ये है मोतिहारी का, सही आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? तो देखिए बिहार के जो है ये छपरा के आसपास स्थित है चिरांद नामक ये स्थल, और यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं इस स्थान पर हड्डियों तथा पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं और ये माना जाता है कि नव पाषाणिक संस्कृति काल के ये प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो सही आंसर हो गया इसका सी, नव पाषाणिक संस्कृति। क्वेश्चन है 59 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो देखिए हिमालय की उस उपस्थिति के कारण भी है और बंगाल की खाड़ी के जो निकट है उसकी कितना दूर है, ये सारे प्रभावित करते हैं बिहार की जलवायु, तो सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्रा में रहा था? तो देखिए फाहियान जो है एक चीनी यात्री था, सभी को पता है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में या शासन टाइम में ये भारत आया था। मौर्य नहीं, ये गुप्त वंश के हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आए थे और वो भारत में 6 वर्षों तक रहा था, जिसमें 3 वर्ष जो है पाटलिपुत्रा में रहे थे। तो यहाँ पे पाटलिपुत्रा की बात हो रही है, तो पाटलिपुत्रा में कितने वर्ष रहे थे? 3 वर्ष रहे थे। और जब भारत की बात है, भारत में कितने का टाइम रहे थे? तो ये 6 साल रहे थे भारत में, तो सही आंसर हो गया 60 का सी।
61 इसमें कहा जा रहा है बख्तियार खिलजी ने बिहार में अपनी राजधानी निम्न में से कहाँ स्थापित की थी। तो देखिए बख्तियार खिलजी जब 1197 ईस्वी में उदंतपुरी दुर्ग और तथा उदंतपुरी विश्वविद्यालय पर जब आक्रमण करके उसको ध्वस्त कर दिया था तो उदंतपुरी को अपनी राजधानी स्थापित किया था। ठीक है, बाद में अपने राजधानी लखनौती में बनाया था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, उदंतपुरी यहाँ पर बनाया गया था और बाद में लखनौती ट्रांसफ़र किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। तो देखिए जो अभी 2020 में बजट जब जारी हुआ था उसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम चंपारण में किया गया था। ठीक है, और भारत में अगर बात करें तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। उस हिसाब से सही आंसर हो गया 62 का ए, पश्चिम चंपारण में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। 63 इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से द बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो देखिए द बिहार हेराल्ड जो है बिहार का पहली अंग्रेजी समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन 1875 में किया गया था। ये भी डेट आप याद रखेंगे, 1875 में किया गया था और ये किया गया था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। तो सही आंसर हो गया कौन सा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर और इसमें कहा जा रहा है 64 नंबर में कि बिहार की मुगल साम्राज्य का प्रांत कब घोषित किया गया था। मतलब बिहार जो है मुगल प्रांत का एक भाग कब घोषित किया गया था। तो ये किया गया था 1980 के आसपास। ठीक है, तो सही आंसर हो गया आपका ए। और ये अकबर के द्वारा बिहार को मुगल साम्राज्य प्रांत घोषित किया गया था, ये भी याद रखना है। मुनीम खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया था और औरंगजेब ने अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था, जिसने पाटलिपुत्रा का नवनिर्माण किया था और उसका नाम रखा गया था अजीमाबाद। बाकी अगर हम लोग बात करें मुगल सम्राट जो थे फारूक सियार, प्रथम ऐसा मुगल शासक था जिसने पटना में शपथ ली थी। ठीक है, उसके बाद और भी कोई लिया था, शाह आलम द्वितीय। तो ये दो जो है शासक है पटना में अपना शपथ लिए थे। 66 नंबर इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से इल्तुतमिश ने किसे बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। सॉरी 66 से पहले 65 छूट गया था क्वेश्चन, देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मुचिलिंडा झील स्थित है। तो ये मुचिलिंडा झील जो है ये गया में स्थित है। तो सही आंसर इसका हो गया गया। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध के जीवन के साथ सीधे संबंध के कारण प्रसिद्ध है। यह भगवान बुद्ध के जीवन और विशेष रूप से आत्मज्ञान की प्राप्ति से संबंधित एक पवित्र स्थल है और इसी के नज़दीक है मुचिलिंडा झील। महाबोधि मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है, उसी झील का नाम है मुचिलिंडा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, निम्नलिखित में से इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो किसको किया था, तो ये किया गया था मलिक जानी को। सही आंसर कौन सा हो गया, बी, मलिक जानी। अब देखिए इल्तुतमिश जो है दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठे, तो ये 1225 ईस्वी में बैठे दिल्ली के गद्दी पर और बिहार शरीफ पर अधिकार किया तथा इल्तुतमिश ने उसका पूरा नाम था मलिक अलाउद्दीन जानी, उसको बिहार में जो है सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। सही आंसर हो गया 66 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी। तो देखिए सबसे पहले ये आपको याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रारंभ हुआ था 1930 में, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। और इसी टाइम जो है मतलब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा किया गया था गांधी जी के द्वारा। और ये पहुँचे थे कब, तो ये पहुँचे थे 6 अप्रैल 1930 को। और इसी टाइम में जो है छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल कर दिया गया था, इसलिए स्वदेशी वस्त्र की मांग के लिए। तो सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर है 68, बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी। तो देखिए बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 2013-14 में हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर इसमें क्या हो गया, कोनो नहीं है क्योंकि 12-14 के बीच में 2013-14 में किया गया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 69 और इसमें कहा जा रहा है बिहार में निम्नलिखित में से किस समूह की नदियाँ उत्तर से बहने वाली गंगा या उसकी सहायक नदियों में मिलती है। तो देखिए उत्तर से कौन कौन से बहती है। देखिए पहला स्टेटमेंट देखें तो इसमें सोन है, ये दक्षिण से बहती है तो ये नहीं हो गया। और उसके बाद देखिए ये सोन इसमें भी है, ये भी नहीं होगा।
और इसमें जो है अगर बात करें महानंदा, कमला, कोसी, एक सेकेंड रुक जाइए, चलिए। और इसमें देखिए ये डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ महानंदा ये बिहार से बाहर है। तो ये कौन सा आंसर हो गया, गंडक, कमला एवं बागमती सही आंसर है, ठीक है। और ये सब नदी आके कहाँ मिलती है, गंगा नदी में। अगर गंगा बिहार की प्रमुख नदी है तो जानते ही है, ये चौसा के अंदर, चौसा के आसपास भोजपुर और सारण के जिले की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है बक्सर के पास से। और बिहार में गंगा की प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो गंडक है, सरयू है, घाघरा है, बागमती है, कोसी है, कर्मनाशा है, सोन है और पुनपुन है। इसमें उत्तरी वाहिनी भी नदी है जो उत्तर की तरफ बहती है, और एक कुछ नदी है जो हिमालय पर्वत से निकलकर दक्षिण की तरफ आके गंगा में मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर, इसमें कहा जा रहा है यदि साधारण स्केल से पाठ्यांक लेते समय आँख की स्थिति पाठ्यांक के ऊपर लंबत नहीं होती है तो पाठ्यांक में त्रुटि हो जाती है। इस त्रुटि को क्या कहा जाता है, तो इस त्रुटि को कहा जाता है विस्थापन भास त्रुटि। सही आंसर हो गया 70 का ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 71 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर लेते इसको। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो बेसिकली ढूंढना हम लोग को। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, नॉट जो है जहाज़ की चाल की माप है, तो नॉट जहाज़ की चाल की माप है, पहला बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, नॉटिकल मील जो है ये नौ संचालक के प्रयुक्त दूरी की इकाई है, तो देखिए ये भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है, नहीं ये समय नहीं, ये क्या होता है दूरी नापा जाता है प्रकाश वर्ष से। बड़ी बड़ी दूरी मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी अगर माप की बात करें तो प्रकाश वर्ष से निरूपित करते हैं, ठीक है, दूसरा गलत हो गया। तीसरा है एंगस्ट्रॉन जो है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है, तो प्रकाश जो है तरंग दैर्घ्य की इकाई है, और ये क्या है डी बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है। तो ए बी सी जो है ये बिल्कुल सही है, इसमें एक ही गलत है सी नंबर। तो इसमें क्या हो गया सही आंसर, केवल एक युग्म, ठीक है, केवल क्या है एक युग्म जो है इसमें गलत है जो कि सी नंबर है। तो सही आंसर हो गया 71 का ए 2। और इसमें कहा जा रहा है भाला फेंक खेल में खिलाड़ियों को भाला कितने कोण पर फेंकना चाहिए जिससे वो भाला अधिकतम दूरी तक प्राप्त कर सके। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे अगर 12th में प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर ऐसे फेंका जाए और ये 45 डिग्री के एंगल लेके फेंका जाए तो ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो है तय करेगा, ठीक। तो ये कितना 45 डिग्री पर, सही आंसर हो गया 72 का सी। 73, और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो कथन सत्य है उसको चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जब किसी ठोस के असंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से अधिक होता है तो ठोस गीला हो जाता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें बेसिकली ससंजक बल और असंजक बल की बात की गई है। ससंजक बल की बात करें तो ये जो होता है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो लगने वाला आकर्षक बल है उसको ससंजक बल कहा जाता है, ठीक। और एक होता है असंजक बल जो क्या होता है भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो है वो असंजक बल कहलाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या करा, पारा से कांच गीला होता है, नहीं, ये क्या है स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पारा से कांच गीला हो जाता है, नहीं, गलत है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तीसरा नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि ब्लैक बोर्ड व चौक के कणों के बीच असमंजक बल के कारण ही लिखना संभव है, बिल्कुल सही। तो ये क्या है, 1 और 3 स्टेटमेंट जो है सही है और 2 स्टेटमेंट गलत है। तो सत्य खोजना हम लोग को, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1 एवं 3 सही है, ठीक। देखिए एक बार और हम स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जब किसी ठोस में असमंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से अधिक होता है तो ठोस क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पारा से कांच गीला हो जाता है, नहीं, ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर देखिए अगर कांच जो कि ठोस है और जल जो कि द्रव डाला जाता है तो द्रव कांच से अधिक चिपक जाता है और उसे गीला कर देता है, तो ये बात स्टेटमेंट सही नहीं है। तीसरा नंबर जो है ब्लैक बोर्ड और चौक के कणों के बीच जो असमंजक बल के कारण ही लिखना संभव होता है, तभी लिख पाते हैं, नहीं तो नहीं लिख पाते हम लोग। तो 73 का सही आंसर क्या हो गया, 73 का सही आंसर हो गया 1 और 3 सही है।
नंबर है 74 और इसमें कहा जा रहा है परम शून्य ताप का मान कितना होता है। तो देखिए परम शून्य ताप होता क्या है, यह वह तापकरण है जिस पर सभी गैस का आयतन गणितीय रूप से शून्य हो जाता है, उस ताप को परम शून्य ताप कहते हैं। इसमें अगर वास्तव में अगर बात करें तो आयतन शून्य नहीं होता है, यह एक कल्पना है, मतलब एक आइडियल केस में हम लोग मान लेते हैं। तो परम शून्य ताप की अगर बात करें तो ये तो होता है माइनस, एक सेकेंड, ये कितना होता है -273 डिग्री सेल्सियस, या कह सकते हैं 0 केल्विन। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये -273 डिग्री सेल्सियस भी होगा और क्या हो जाएगा 0 केल्विन होगा। तो सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 75 नंबर, इसमें कहा जा रहा है एक व्यक्ति ऑर्केस्ट्रा में सुरीला गाना गा रहा है तो उसके आवाज़ में निम्न में से क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो देखिए उसमें क्या हो सकती है, ये देखिए ये भी गुण हो सकता है। एक हो सकता है तीव्रता, यानी इंटेंसिटी की बात अगर करें तो इस गुण से यह पता चलता है कि ध्वनि तेज है या धीमी है। ये भी जो है विशेषता हो सकती है उसके आवाज़ में। दूसरा है तारत्व, जिसको पिच बोला जाता है। यह सुरीली ध्वनि का वह गुण है जिससे पता चलता है कि ध्वनि मोटी है या पतली है। ठीक है, जैसे अगर बात करें एक लेडीज़ का आवाज़ देखिए और एक पुरुष का आवाज़ में आप देख सकते हैं कि किसकी मोटी है और किसकी पतला आवाज़ है। दूसरा है, मतलब ये भी विशेषता हो सकती है। और तीसरा है क्या, गुणवत्ता, जिसको क्वालिटी बोलते हैं। ये क्वालिटी या गुणवत्ता के चलते इससे ये पता चलता है कि तीव्रता एवं त्वरत की ध्वनियों में अंतर व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें जो है तीनों महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो एक गायक है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर 75 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, इसमें कहा जा रहा है यदि एक्स तत्व की परमाणु संख्या 11 तथा मात्रा संख्या 23 है। तो देखिए जब भी कोई परमाणु हम लोग कोई भी एटम लिखते हैं, एक अगर हम लोग एक्स से मान लीजिए कोई एटम निरूपित करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, मास नंबर, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, परमाणु संख्या, या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं हम लोग उसको, इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। तो इसे निरूपित करते हैं। वहीं कहा जा रहा है एक्स तत्व की परमाणु संख्या 11 है तथा मात्रा की संख्या यानी परमाणु संख्या जो है द्रव्यमान संख्या 23 है, एवं एक्स एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या करता है, त्याग देता है। तो यह तत्व अपने निकटतम किस निष्क्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त करेगा। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 1, कितना हो गया, 8 2 10 1 11 हो गया। इसे एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है तो कितना बचा, 2 8 बचा, ये कितना हो गया, 10 हो गया। और 10 नंबर पर कौन आता है, तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये नियोन अक्रिय गैस का है, जो कि नियोन का है, और ये क्या है, एक इनर्ट गैस है। तो सही आंसर हो गया कौन, 76 का ए। 77, इसमें कहा जा रहा है यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे गए हो तो उसके बीच रखे गए किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो देखिए एक फार्मूला होता है 360 डिग्री बाई थीटा -1। इस पर जब आप वैल्यू देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए थीटा कितना 90 है, मतलब 360/90 -1। इसको जब काटेंगे आप कितना आएगा, ये तो ये 4 आएगा, और 4 -1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 3 प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो 77 का सही आंसर कितना हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है नाइक्रोम तार की निम्न में से क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो देखिए नाइक्रोम तार का जो है ये है निकेल और क्रोमियम का बना होता है। तो इसमें निकेल कितना होता है, 20% निकेल होता है। निकेल कितना होगा, 20% होगा। और क्रोमियम कितना होगा, Cr क्रोमियम होगा कितना, 80% नाइक्रोम होगा और क्रोमियम होगा 20%। ठीक है, अगर और बात करें हम लोग, यह तार क्या होगा, ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करेगा, और इस तार का प्रतिरोध एवं गलनांक काफ़ी उच्च होगा। तो देखिए प्रतिरोध भी उच्च होगा और गलनांक भी उच्च होगा, ये दोनों बात तो तय हो गई। ठीक है, अगर नाइक्रोम तार का गलनांक अधिक की बात करें तो इसमें क्या होगा कि गलत हो जाएगा, जल्दी गलेगा नहीं, ये उच्च गलनांक होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विशेषताएं उच्च प्रतिरोध भी होगा और उच्च गलनांक भी होगा। तो सही आंसर हो गया 78 का, उपयुक्त में से एक से अधिक। 79 नंबर, यहाँ पे कहा जा रहा है निम्न में से कौन से पादप कोशिका द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है। तो देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम लोग बात करें तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक होगा,
ये तो तय है। अब देखिए यहाँ पे अफीम है, ये भी वो क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, जो कि किससे प्राप्त होता है, पोस्ता के कच्चे फल से प्राप्त होता है। ठीक है, पहला भी सही है। दूसरा अगर हम लोग बात करें कुनैन का, कुनैन क्या है, कुनैन है सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, कुनैन तो ऐसे ही बता दिया जो मुझे पता था। अगर उसके बात करें रेस्पिन की बात, ये दूसरे नंबर पे जो दिया है, तो रेस्पिन भी क्या है, ये उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन किसका, ये रोफ्लेसिया की जड़ से प्राप्त होता है। आप रोफ्लेसिया उल्फिया का नाम सुने होंगे, फ्लावर है, और इसके जड़ से ये प्राप्त होता है। एक है कौन सा, कार्क, कॉर्क कहा जाता है। कॉर्क किससे है, ओक का वृक्ष की छाल से उत्सर्जित पदार्थ है। ये तीनों जो है क्या है, ये पादप कोशिका का उत्सर्जित पदार्थ है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक, इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। इसमें क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए इसका सही आंसर पहले हम बता देते हैं आपको, ये बी नंबर इसका सही आंसर है। एक सेकेंड, ये बी नंबर इसका सही आंसर है, बी। ठीक, जैसे चिकनी अंतः पराजीव जालिका जो है, ये किससे संबंधित है, तो ये है लिपिड स्राव से, स्राव के उत्तरदायक है। मतलब क्या हो गया, एक का दूसरा। बी नंबर है खुरदरी अंत प्रायद्रव्य जालिका, ये किससे संबंधित है, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। तो ये 3 हो गया। उसके बाद राइबोसोम क्या है, ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, तो ये 1 हो गया। और गोल्जी काय क्या है, तो ये है जीवाणु एवं नील हरित सवालों की में अनुपस्थित होता है। तो ये हो गया आपका 4 नंबर। तो 3 2 1 4 इसका सही आंसर है। एक बार आप लोग इसको मिला लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लेनेशन है, तो उतना बोलना यहाँ संभव नहीं है। चलिए, तो 80 का हो गया, 20 सही आंसर है। 81 नंबर, इसमें कहा जा रहा RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH निगेटिव स्त्री में विवाह होने के बाद उसमें से उत्पन्न होने वाला संतान में किस रोग का खतरा बढ़ जाता है। तो ये एक रोग है जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलेटेसिस। ई रोग का खतरा बढ़ जाता है। इसमें अगर हम लोग बात करें, यह RH कारक से संबंधित रोग है, जो कि केवल गर्भ अवस्था में शिशु में होता है। और इसके कारण जो है, शिशु जब प्रभावित होते हैं तो गर्भ अवस्था में ही शिशु की मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे शिशु सदैव RH पॉजिटिव होते हैं। तो ये बात याद रखेंगे। 81 का सही आंसर हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 82 नंबर, इसमें कहा जा रहा है संवेदी सूचनाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है। ये कौन सा भाग है, तो ये थैलेमस में क्या करता है, ग्रहण करता है। तो सही आंसर हो गया 82 का ए। देखिए थैलेमस की अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के संवेदी सूचना को ग्रहण करता है। जैसे अगर बात करें तो स्वाद, दृष्टि, दबाव, ये सब जो करेंगे ये थैलेमस करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग हाइपोथैलेमस की बात करें तो जैसे भूख लगना, प्यास लगना, प्यार होना, ताप का बढ़ना, रक्तचाप बढ़ना, हृदय की गति इत्यादि को नियंत्रित करने का काम होता है हाइपोथैलेमस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 83 नंबर क्वेश्चन में उत्तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन असत्य है ये चूज करना है। तो देखिए इसमें आपको हम आंसर बता देते हैं, क्योंकि बड़ा अजीब सा वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है केवल 3 ये गलत है, बाकी दोनों जो है सही है। तो 83 का सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 84 नंबर में। क्या कहा जा रहा है, विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के संबंध में विचार करें एवं सही उत्तर पहचान करें। तो देखिए पहला यहाँ पे है इरेप्सिन, एंजाइम को पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदलता है, ये बिल्कुल सही है। इरेप्सिन जो है यह क्या है, पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मल्टोन एंजाइम मड का पाचन करता है। तो देखिए मल्टोन जो है ये ग्लूकोज संकर में परिवर्तन करता है, तो ये दूसरा जो है गलत हो गया। तीसरा अगर बात करें सुक्रोज एंजाइम सुक्रोज की ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तन करता है, तो ए और सी इसमें जो है सही उत्तर है और बी जो है गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के किस गुणसूत्र के विकार उत्पन्न होता है। तो देखिए डाउन सिंड्रोम जिसको होगा वो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में डिफेक्ट होगा, तो उसको क्या होने का चांस होता है, तो डाउन सिंड्रोम होने का चांस होता है। ठीक।
ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि कितने 22 जोड़ी जो है गुणसूत्र होते हैं, उसमें अगर 21वीं नंबर जोड़ी गुणसूत्र में अगर डिफेक्ट होता है तो डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, इसके चलते क्या हो सकता है, छोटा कद हो सकता है व्यक्ति को, मंदबुद्धि हो सकता है, नपुंसकता हो सकता है, तो ये सब इनके कारक हैं जिसको डाउन सिंड्रोम है। क्वेश्चन 86 नंबर, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए, जीन के भीतर जब अनुक्रम आधार में परिवर्तन होता है तो उसको कहा जाता है उत्परिवर्तन। सही आंसर हो गया इसका ए, 86 का ए। सफ़ेद जंग रोग होता है, ये क्या होता है, ये किससे होता है, तो एल्ब्यूगो से होता है, एल्ब्यूगो से होता है सफ़ेद जंग रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, इसमें कहा जा रहा है सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है। तो ये किसका नाम है, पिन वर्म का जो नाम है वो सीट वर्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 89 नंबर, इसमें कहा जा रहा है यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का लवण है। तो उसको क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक क्षार कह सकते हैं, वीक बेस कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 89 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण सहसंयोजक यौगिक के हैं। तो देखिए, सहसंयोजक यौगिक के क्या गुण हो सकते हैं, निम्न गलनांक और क्वथनांक हो सकते हैं। ठीक है, दोनों निम्न हो सकते हैं, ये हो सकता है। और देखते हैं हम लोग, उष्मा और विद्युत का कुचालक हो सकता है, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है, जल में विलय तथा कार्बनिक विलायों में विलय होता है, तो यह भी है, जल में विलय तथा कार्बनिक विलायों में विलय होता है। तो इसमें सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें सारा जो है गुण है वह सहसंयोजक यौगिक के है। तो 90 का सही आंसर हो गया डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि वर्ग 7a के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। तो ये जो है, और इसमें से जो है क्या कथन सत्य चूज करना है। तो पहला जो कथन है बिल्कुल ये सत्य है, क्योंकि जो 7a वर्ग के जो तत्व है उनके इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे उच्च होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें कहा जा रहा है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, नहीं, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ये क्लोरीन की होती है। तो ये दूसरा क्या है, गलत है। तीसरा है क्या, क्लोरीन की विद्युता ऋणात्मक सर्वाधिक होती है, नहीं, किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट जो है सही है, और सही आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कांच का उपयोग विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। तो कौन सा कांच होता है, और ये जो कांच होता है उस कांच को कहा जाता है फ्लिंट कांच कहा जाता है। सही आंसर हो गया इसका सी। इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली विद्युत बल्ब बनाने में। देखिए, और भी जैसे कांच है, जैसे चश्मा या सूक्ष्मदर्शी टेलीस्कोप बनाते हैं, उसमें उपयोग किया जाता है प्राकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है जैसे प्रयोगशाला के उपकरण जब बनाते हैं किसी कांच से, तो उसमें किस तरह का कांच प्रयोग किया जाता है, तो पायरेक्स कांच प्रयोग में लाया जाता है। या फिर धूप में चश्मा या लेंस जो बनाते हैं वो उसमें किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें प्रयोग किया जाता है कुक्स कांच का। ठीक है, बाकी अगर विद्युत बल्ब की अगर हम लोग बात करें तो उसमें फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 92 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, और इसमें कहा जा रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, अयस्क का नाम दिया हुआ है, और दूसरे तरफ क्या दिया हुआ, धातु दिया हुआ है। तो पहला यानी पी नंबर में दिया है काल्वेराइट। काल्वेराइट किसका अयस्क है, तो काल्वेराइट है सोना का। ठीक है, तो पी का हो गया तीसरा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें केलेमाइन किसका अयस्क है, तो ये जिंक का अयस्क है, तो क्यू का हो गया 1। उसके बाद है केसीटेराइट किसका है, तो ये टीन का, तो ये हो गया आर का 4। उसके बाद है कैल्फोपाराइट, ये किसका है, कैल्फोपाराइट है लोहा का, तो ये हो गया 2। तो अब इसको सही मिलान करें तो 3 1 4 2 कहीं पर है, 3 1 4 2 कहीं पर नहीं है। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। ठीक है, इसको लेकिन आप लोग एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। 92, और इसमें कहा जा रहा है किसी परमाणु के कक्षा में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा
दर्शाया जा सकता है, तो ये सूत्र है 2n² द्वारा दर्शाया जा सकता है। 94 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर है 95, किसी विलायन में pH का मान में 7 से 14 में वृद्धि हुई निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करती है OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि की जो है प्रतिनिधित्व करती है। तो सही आंसर हो गया इसका ए, OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि को प्रतिनिधित्व करती है। 96, इसमें है गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है तापीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। सही आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है 97 नंबर में कि निम्न में से कौन सा धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो ये कौन सा उभयधर्मी बना सकती है? तो ये बना सकती है जिंक। सही आंसर हो गया इसका बी, Zn जिंक। क्वेश्चन नंबर 98, और इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। ये रासायनिक सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो सही आंसर कौन सा हो गया इसमें? सी हो गया, CaOCl2। और इसका उपयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में, कागज़ तथा कपड़ों के विरंजक के रूप में, रासायनिक उद्योग में किया जाता है, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में किया जाता है। तो सही आंसर हो गया सी। 99 नंबर क्वेश्चन का रहा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए जितने भी कथन हैं इसमें जो सत्य है वो हम दिखाना चाह रहे हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड कहते हैं देश में कृषि व ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और भी देख लेते हैं कोई सही है क्या। बैंक दर मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक गुणात्मक उपकरण में से एक है? नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तीसरा है फिएट मुद्रा का अपना आंतरिक मूल्य होता है? नहीं, ये क्या है? गलत है। तो देखिए नाबार्ड जो है ये कृषि व ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करता है, ठीक है। केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए जो उपकरण है, एक है मात्रात्मक उपकरण, एक है गुणात्मक उपकरण। इसमें मात्रात्मक में क्या है? रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक दर है, खुले बाजार की नीति है, MSF है। ये सब जो मात्रात्मक उपकरण है ये बैंक का, जिससे क्या कंट्रोल कर सकता है जो इन्फ्लेक्शन वगैरह का। एक है गुणात्मक, इसमें प्रत्यक्ष क्रियाएँ हैं, जैसे प्रचार है, ठीक है, साख नियंत्रक है। ये सब जो है ये है एक गुणात्मक उपकरण इसको कहा जाता है, ठीक। देखिए फिएट मुद्रा का अपना आंतरिक मूल्य नहीं होता है, यह सोने या चांदी द्वारा जो समर्थित नहीं होता है, इसका मूल्य सरकारी नियमों से अंकित किया जाता है। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड कहा जाता है, ये देश में कृषि व ग्रामीण विकास हेतु ये ऋण प्रदान करता है। तो 99 का सही आंसर हो गया ए। और इसमें कहा जा रहा है वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब इसका सही आंसर हो गया 20, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा मेजर करते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर है 101, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह क्या होगा? अर्थव्यवस्था में क्या होगा? बेसिकली अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। तो उस हिसाब से सही आंसर हो गया क्या? अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को क्या करेगा? बढ़ाएगा, ठीक। क्योंकि ब्याज दर क्या हुआ? घट रहा है, तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। 102, इसमें कहा जा रहा मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो देखिए ये सभी बैंक का संचालन करता है, किसके द्वारा? RBI के द्वारा। इसी के द्वारा जो है मौद्रिक नीति का जो है निर्माण किया जाएगा। तो सही आंसर हो गया 102 का बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 103, और इसमें कहा जा रहा है निम्न में से M नरसिम्हा समिति का प्रतिवेदन किस विषय से संबंधित था? तो देखिए अगस्त में तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्तीय क्षेत्र में सभी पहलुओं को सुधार हेतु एक कमेटी का गठन किया, और इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए M नरसिम्हा को अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन किया गया था। पुनः बैंकिंग सुधार के लिए द्वितीय नरसिम्हा समिति का गठन किया गया था, जिसमें 23 अप्रैल 1998 को अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी थी, ठीक है। तो ये जो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? उपयुक्त में से
कोई नहीं। ठीक है, दोनों देख लिए, उसमें से इनमें से कोई नहीं है, तो सही आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 104। इसमें कहा जा रहा है फिलिप वक्र या फिलिप कर्व जिसको कहा जाता है किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है। तो देखिए, फिलिप कर्व जो दिए थे वो 1958 में दिया गया था। 1958 में दिया गया था। किसके द्वारा? A.W. फिलिप्स के द्वारा दिया गया था। और ये संबंध बताता है मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी के मध्य जो है संबंध की व्याख्या करता है। तो सही आंसर कौन सा हो गया 104 का? बी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर। नैस्कॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपक्रमों का संगठन है? तो ये किस में? सॉफ्टवेयर क्षेत्र में है। सही आंसर हो गया 105 का सी। 106 नंबर। इसमें कहा जा रहा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा किस देश के नागरिक है? तो देखिए, ये भारत ओरिजिन तो है, भारतीय मूल के हैं और अमेरिकी सिख समुदाय के ये नागरिक है। तो सही आंसर कौन सा हो गया इसका? डी। सही आंसर हो गया इसका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है ने 2023-24 में भारत के आर्थिक वृद्धि 6.1% रहने का पूर्वानुमान अक्टूबर 2022 में व्यक्त किया था। कोष की अप्रैल 2023 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में यह ताज़ा पूर्वानुमान अब कितने प्रतिशत वृद्धि का है? तो देखिए, ये जो रहा है कितने, जो पूर्व किया था 6.1, उससे क्या हो गया कि घटा दिया गया है। कितना? 5.9% कर दिया है। सही आंसर है इसका बी। पहले कितना अनुमान किया था? 6.1, अब घटा के कर दिया 5.9। नंबर है 108। जिसमें कहा जा रहा 2000 रुपये के नोट वापस लिए जाने के RBI के ताज़ा कदम के तहत कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी राशि के ऐसे नोट अपने बैंक खाते में प्रतिदिन जमा करा सकता है? तो देखिए, 2000 रुपये के नोट जो वापस लिए जा रहे हैं RBI के द्वारा, इसके अंतर्गत जो है अधिकतम कितनी भी राशि अपने बैंक में जमा कर सकता है? 30 सितंबर 2023 तक, ये डेट याद रखिएगा, 30 सितंबर 2023 तक दिया गया था लिमिट कि कितनों भी कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। है 109। और इसमें कहा जा रहा लेखा वर्ष 2022-23 के लिए RBI ने कितने रुपये लाभांश के रूप में केंद्र को हस्तांतरित करने का निर्णय किया है? तो ये कितना है? 87,416 करोड़ रुपया हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। तो सही आंसर हो गया 109 का ए। क्वेश्चन नंबर है 110। इसमें कहा जा रहा भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है जुलाई जून है। 1 अप्रैल 1935 को अपनी स्थापना होने के बाद RBI ने 11 मार्च 1940 को अपना लेखा वर्ष जनवरी दिसंबर से बदलकर जुलाई जून कर दिया है। तो इसमें जुलाई जून कोई भी नहीं है ऑप्शन, तो सही आंसर हो गया डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 111। हाल ही में किस अभिनेता को यूनिसेफ इंडिया के लिए भारत का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आयुष्मान खुराना को। सही आंसर है 111 का डी। क्वेश्चन नंबर है 112। इसमें कहा जा रहा समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बना है? तो ये बन गया है कौन सा? बाल्टिक देश कौन सा? एस्टोनिया। ठीक है। अगर एशियाई देश की बात कहें तो ताइवान जो है ये अगर एशियाई में पहला ऐसा देश है जो समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिया है। ठीक है। नीदरलैंड जो है समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था। बाकी अगर हम लोग बाल्टिक देश की बात करें तो एस्टोनिया है। एशियाई की बात करें तो ताइवान है। अगर विश्व में बात करें पहला कंट्री कौन सा जो समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिया है तो ये देश है नीदरलैंड। 13 नंबर। और इसमें कहा जा रहा है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एक्सप्रेस के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें सारे जो स्टेटमेंट है सब सही है। इसे चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद है केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी तथा जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाई थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है इसमें 750 यात्रियों के साथ इसने श्रीलंका के 3 बंदरगाहों का दौरा किया था। तो तीनों स्टेटमेंट इसका जो है सही है। 114 नंबर।
भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र के थाने ज़िले में भिवंडी तालुक में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास जो है किया जा रहा है। ठीक है, तो सही आंसर कहाँ हो गया? महाराष्ट्र, बी इसका सही आंसर हो गया। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2023 में भारत के किस राज्य में ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? तो यह ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया था नागालैंड में। सही आंसर है इसका सी। ठीक है, नागालैंड के कोहिमा ज़िले में जो है यहाँ पे मनाया गया था ऑरेंज फेस्टिवल। और कब मनाया गया था? 24-25 जनवरी 2023 को मनाया जा रहा था, और ये तीसरा संस्करण था इस आयोजक का। 116 देश की नौवहन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मई 2023 में GSLV F-12 के जरिए किस उपग्रह की लॉन्च किया गया? तो ये NVS-01 को लॉन्च किया गया है। सही आंसर हो गया इसका बी, NVS-01। नंबर है 117 सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिक को निकालने के लिए भारत द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी? तो देखिए, ये शुरुआत किया गया था ऑपरेशन कावेरी का। ठीक है, और इसके अंतर्गत कितने आदमी को बचाया गया, मतलब रिकवर किया गया है वहाँ से, सूडान से? तो लगभग 3800 आदमी को रिकवर किया गया है। और इसमें जो है एक INS सुमेधा जो जहाज़ है उसके द्वारा लाया गया। तो सही आंसर हो गया इसका ऑपरेशन कावेरी है। 118 नंबर, इसमें कहा जा रहा क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चूज करना है। तो इसमें जो क्वाड है, सबसे पहले ये जान लीजिए, क्वाड जो है 4 देशों का जो एक समूह है, जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। ठीक है, इसका जापान जो गठन किया गया था 2017 में किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य है समूह के बीच जो है समुद्री सुरक्षा और व्यापार के हितों में जो है डिसीजन लेना। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मई 2022 में क्वाड की बैठक टोक्यो में आयोजित की गई थी। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है 2022 में हुई बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्य क्षेत्र जागरूकता पहल की घोषणा की गई है। बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट। क्वाड की पहली बैठक जो है 2019 में आयोजित की गई थी। बिल्कुल सही। तो इसमें सारे स्टेटमेंट सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित रायजना डायलॉग के 8वें संस्करण के मुख्य अतिथि कौन थी? तो ये कहाँ से आई थी? तो ये नई दिल्ली में आई थी। ये कौन थे? तो ये जॉर्जिया मेलोनी थी। ठीक है, और इटली के प्रधानमंत्री थी। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी याद रखिएगा। 120 नंबर, जनवरी 2023 में भारत ने किन देशों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और अंडर सी लेवल कनेक्टिविटी पर सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये देश है संयुक्त अरब अमीरात। सही आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर है 121 नंबर, हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी को बनाया गया। सही आंसर है 121 का बी। क्वेश्चन नंबर है 122, इसमें कहा जा रहा है AIME 2023 नौसैनिक अभ्यास भारत ने किस देश या संगठन के साथ संपन्न किया? तो ये आसियान देश के साथ किया था। मई 2023 में ये आयोजित किया गया था। तो सही आंसर हो गया आसियान कंट्री। आसियान में टोटल कितने कंट्री हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर है 123, 22 मई 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम बेसिकली था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक टू बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन है 124 नंबर, इसमें कहा जा रहा है वर्ष 2021-22 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल भारत के समुद्री तटों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें जो कहा जा रहा है कौन कौन सा सुमेलित नहीं है, ये खोजना हम लोगों को। तो इसमें देखिए, कदमत बीच, क्या ये पुंडीचेरी में है? नहीं, कदमत बीच कहाँ पर है? ये है लक्षद्वीप में। ये गलत हो गया। उसके बाद है कौन? ईडन समुद्र तट, ये केरल में है? नहीं, ये कहाँ पर है? ये है पौंडीचेरी में। तो 2 और 3 जो है, 2 और 4 जो है ये गलत है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, बाकी सब जो है सही है। ये थुंडी बीच लक्षद्वीप में है, बिल्कुल सही। कोलबम समुद्र तट ये तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही। अब कौन खोजना है जो सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? 2 और 4 जो है सही सुमेलित नहीं, तो सही आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर। इसमें कहा जा रहा है वर्ष 2023 में विभूषण विजेता श्री जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये जाकिर हुसैन पंडित जो है ये किससे संबंधित है, ये कला से संबंधित है। ठीक है, जाकिर हुसैन जो है कला से संबंधित है। जनवरी 2023 में कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी, जिसमें 6 पद विभूषण दिया गया, 9 पद्म भूषण और 91 जो दिया गया है पद्मश्री दिया गया है। ठीक, तो इसमें जो है जाकिर हुसैन संबंधित है कला से। क्वेश्चन नंबर है 126 नंबर। IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोजेक्ट एरियाज द्वारा असम में स्थित किस नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये है ओरंग नेशनल पार्क को सम्मानित किया गया है। सही आंसर है सी, ओरंग नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है, ये है असम में, असम में है। 127 नवंबर 2023 में नवंबर 2023 में UNFCCC का COP28 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। सही आंसर कौन सा हो गया इसका, तो ए, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और COP27 का आयोजन कहाँ हुआ था, ये हुआ था शर्म अल शेख मिस्र में किया गया था, ये भी याद रखना है। और 28 का COP28 का आयोजन हुआ रहा कहाँ पे, संयुक्त अरब अमीरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया डॉक्टर माधव हांडा को, डॉक्टर माधव हांडा को। इसकी जो कृति है पंचरंग चोला पहन सखी रे, इसके लिए दिया गया है। 129वां 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन चूज करना है। तो देखिए जनवरी 2023 में जो आयोजित किया गया था 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में, इंदौर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसका थीम क्या रखा गया था, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये इसका बेसिकली जो थीम था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए थे गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, तथा विशेष अतिथि की बात करें तो सूरीनाम की भी राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद यहाँ पर आए थे। तो इसमें कौन सा कथन गलत है, ये चूज करना हम लोग को। तो देखिए इसमें पहला कथन दिया हुआ जनवरी 2023 में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, नहीं, ये दिल्ली में नहीं, इंदौर के मध्य प्रदेश में किया गया था। पहला स्टेटमेंट गलत है। सम्मेलन का थीम प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विशेष विश्वसनीय भागीदार, तो ये बिल्कुल सही है। और सी नंबर क्या है, सम्मेलन के मुख्य अतिथि गयाना के राष्ट्रपति और विशेष अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति, ये भी सही है। इसमें गलत चूज करना हम लोग को, तो ये इसका जो गलत स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 130। वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये दिया गया है हरि बाल कृष्णन को दिया गया है मार्कोनी पुरस्कार। और ये किससे संबंधित, ये कंप्यूटर वैज्ञानिक है और 2023 में मार्कोनी पुरस्कार से संबंधित जो है। ये मार्कोनी कौन थे, तो मार्कोनी रेडियो का आविष्कार किए हुए थे। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई फिक्स रेस किसने जीती। तो ये किसने जीती है, तो ये जीती है ये किसने जीती है, जीन एरिक बर्गेन ने जीता है। तो सही आंसर हो गया 131 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया कप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई है। तो ये बने हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। तो सही आंसर कौन हो गया, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। सही आंसर है 132 का बी। क्वेश्चन नंबर है 133 और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो देखिए हाल ही में जो ये स्टार्ट किया गया है इसरो के द्वारा। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक शिक्षा देने का काम करेगा स्टार्ट के माध्यम से। तो सही आंसर कौन सा हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरोध किए गए आवेदन पर निर्णय लेने के हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ये पोर्टल है कौन सा, प्रवाह पोर्टल।
जो कि आरबीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सही आंसर है इसका सी 134 का। 135 नंबर, इसमें कहा जा रहा थॉमस कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें, देखिए सभी कथन जो है इसमें सत्य है। यह पुरुष की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट सही है। इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था, ये भी सही है। भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार खिताब जीता है, तो ये भी इसका जो सही है। तो सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर है 136 नंबर, इसमें कहा जा रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है ये चूज करना हम लोगों को। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा 2 चरणों में संपन्न हुई थी। पहले चरण की शुरुआत 4 जनवरी 2023 को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट तो वही जो है पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से हुआ था। तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और पहला चरण जो है 28 जनवरी तक चला था तथा इसके 18 जिलों को कवर किया गया था, है ना। तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 44 दिन में 38 जिलों का दौरा किया था। तो देखिए ये तो हम लोग आगे देखेंगे कि 38 जिलों का दौरा किया गया था कि नहीं। बाकी अगर हम लोग बात करें कि पहले चरण 4 जनवरी 2023 तक को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से शुरू हुई थी। पहला चरण में 28 जनवरी तक चला था तथा 18 जिलों को कवर किया गया था। दूसरे चरण की शुरुआत 18 जनवरी को खगड़िया जिले से की गई और यह चरण 15 फरवरी तक चला था। यात्रा के अंतिम दिन नीतीश कुमार बेगूसराय और पटना जिले में थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ये सी जो है ये गलत है। ये कहाँ पर कहा है कि बांका जिले में समाप्त हुई थी, नहीं, ये कहाँ पर, ये खगड़िया जिले से प्रारंभ हुई थी और 15 फरवरी तक चला था। बेगूसराय और पटना जिले में इनका समापन हुआ था। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ये भी देख लीजिए। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 44 दिनों में 38 जिलों का दौरा किया था। ये था समाधान यात्रा नीतीश कुमार का। तो सही आंसर हो गया इसका। जो असत्य ढूंढना था तो सी नंबर जो है असत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 37 नंबर, इसमें कहा जा रहा पटना के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस विभाग को झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था पंचायती राज विभाग को। सही आंसर है सी, पंचायती राज विभाग को। क्वेश्चन नंबर है 138 नंबर, उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के उपाय सुझाव के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो इसके अध्यक्ष है R.K. जैन। सही आंसर है बी, R.K. जैन। है 139 नंबर, बिहार की नदी जोड़ी परियोजना के तहत निम्नलिखित में से किस नदियों का जोड़ा जा रहा है। तो इसमें किसको जोड़ा जा रहा है, बागमती एवं बूढ़ी गंडक को जोड़ा जा रहा है। बिहार की नदी जो है जोड़े परियोजना जो चल रहा है, इसमें बागमती नदी और बूढ़ी गंडक को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस योजना से शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर जिला बाढ़ से बचाव हो सकता है। साथ ही बड़े इलाके में सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कराया जा सकता है। तो सही आंसर हो गया 139 का सी। 140 नंबर, बिहार के किस जिले की बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया है। तो ये बिहार में मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। सही आंसर हो गया ए, जिसका हम आंसर बताएंगे। आप लोग जो बनाना चाहें बना के मिला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 141 नंबर, 141 नंबर का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर है 142 नंबर, इसका सही आंसर है 210 रुपया ए। नंबर है 143 नंबर, इसका सही नंबर है बी, 150 मीटर। क्वेश्चन नंबर है 144 और इसका सही आंसर है बी, 24 परिवार है। 145, इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं और आंसर कितना है, आंसर है 16। क्वेश्चन नंबर है 146, इसका सही आंसर है ए, 545 है। 147, इसका सही आंसर है सी, 30। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 148 और इसका सही आंसर है ए, b² - 2ac/a²। 149 और इसका सही आंसर है सी, दादा। और क्वेश्चन नंबर है 150 और इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर कितना है, 100।
ठीक है, इसी के साथ मेरा आज का जो ये टेस्ट सीरीज़ का सेशन है यही ख़त्म होता है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे टेस्ट का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ का जो PDF है आपको कल मिल जाएगा। हमारे BPSC ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। धन्यवाद।